गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें ये चाइना का मैप है और ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये चाइना के राष्ट्रपति हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो आमतौर पे आपको ये फिगर्स इस टाइप से दिखते रहते होंगे, पर आज हम देख लेते हैं सही मायने में भारत और चाइना के कैसे रिलेशन हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, भारत और चीन संबंध। हम स्टेप वाइज चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे चाइना के बारे में, क्योंकि अपने देश के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, थोड़ा सा चाइना के बारे में भी जानने की ज़रूरत है। चीन में डियर स्टूडेंट्स 10 अक्टूबर 1949 से पहले यहाँ पे राजवंश चलता था, राजाओं का टाइम पीरियड चलता था। उससे हमें कोई ज़्यादा लेना देना यहाँ पर इस टॉपिक में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी जो कहानी, हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है वो 1 अक्टूबर 1949 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस साल यानी 1949 में, देखो 49 आराम से याद हो सकता है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके जस्ट 2 साल बाद चीन में क्या हो गई, क्रांति हो गई। क्रांति का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे जो राजशाही चलती थी उसको समाप्त कर दिया गया और चाइना एक साम्यवादी देश बन गया। ये मार्क्सवाद क्या होता है, ये साम्यवाद क्या होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर जो साम्यवादी नेता था, जो वहाँ के मार्क्सवादी नेता थे, उसका नाम था माओ त्से तुंग। ये नाम था उसका, माओ त्से तुंग। जैसे माओवादी आपने कभी सुना होगा, जो इसके विचारों को फॉलो करते हैं वही माओवादी होते हैं, माओ त्से तुंग। हिंसा के बलबूते पर इन्होंने चाइना में परिवर्तन किया और वहाँ पर चीनी क्रांति हो गई। और ये किस पार्टी की अगुवाई में माओ त्से तुंग ने ये काम किया था? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में उन्होंने ये काम किया है। फिर आप बोलेंगे यार चीनी क्रांति का भारत के रिलेशन से क्या मतलब है? सिर्फ ये एक पॉइंट बताया गया है कि कैसे चाइना में क्रांति होती है। भारत 1947 में आज़ाद होता है, भारत भी आज़ादी के बाद बदल गया। वैसे ही आप देखेंगे चाइना में भी एक बड़ा परिवर्तन आया है। अब एक बड़ा पॉइंट, अगले ही साल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ये वाली। यार जो देश 1949 में चीनी क्रांति करता है, वही देश चीन का तिब्बत पे, चाइना तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेता है। तिब्बत एक अलग देश है, तिब्बत की कल्चर अलग है, चाइना की कल्चर अलग है। तिब्बत लंबे समय से अलग देश रहता आया है। तिब्बत का पठार आपने सुना भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। भारत से बाउंड्री टच करती तिब्बत की। और यहाँ पर चाइना ने क्या कर दिया, जैसे ही चीनी क्रांति के बाद सफल हुआ था, चीनी क्रांति के बाद परिवर्तन हुआ, उससे अगले ही साल चीन में तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, इंटरेस्टिंग बात यह है, भारत ने खुलकर इस बात का विरोध नहीं किया। यानी भारत ने खुलकर ये नहीं कहा कि चाइना ने गलत कर दिया, ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना तिब्बत पे कब्जा क्यों कर रहा है, तिब्बत हमारा पड़ोसी देश है, चाइना को ये नहीं करना चाहिए। भारत ने खुल्लम खुल्ला ये बात नहीं कही। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती है। भारत को खुलकर ये इस चीज़ का विरोध करना चाहिए था कि चाइना जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। चीन तिब्बत की संस्कृति को कुचलता चला गया। तिब्बत के बहुत सारे लोगों को चाइना ने मारा और वहाँ की संस्कृति को कुचल दिया। कैसे कुचला? बहुत सारी चीनी लोगों को तिब्बत में बसाया गया और बहुत सारे तिब्बत के लोगों को मारा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तिब्बत में ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ लोग हो जाएंगे। कल को फॉर्मेलिटी के तौर पर अगर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे तिब्बत में, तो वहाँ के लोग चाइना के पक्ष में ही फैसला लेंगे, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ लोग ज़्यादा हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। अरे चाइना की जो ये हरकत है, तिब्बत पे कब्जा करना, चाइना की जो ये हरकत है, बहुत ही नीच हरकत है। इस हरकत से क्लियर कट पता चल रहा है ये देश कैसा है, इस देश की मानसिकता कैसी है, ये क्लियर कट पता चल रहा है। पर इसी दौर में ये बात जो सबको समझ आ पा रही है, पर ये बात एक आदमी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में नहीं आई। ये इसको मैं कम से कम इस बात को मूर्खता कहूँगा। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि
जो देश ऐसी हरकत करेगा उसके साथ हम दोस्ती के लिए आगे कैसे बढ़कर आएंगे। भारत ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ, यानी चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया 1950 में, और सिर्फ 4 साल बाद 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू 29 अप्रैल 1954 में, डेट याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेट को भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। यानी पंचशील समझौता करने के लिए कौन कौन आगे आ रहे हैं। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चाइना की तरफ से जो वहां के हेड राष्ट्रपति हैं चाउ एन लाई। चाउ याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, चाउ एन लाई। यानी चाउ एन लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां पर पंचशील समझौता कर रहे हैं। पंचशील, और याद रखना पंचशील आज भी वर्तमान में भी, देखो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में, बट पंचशील का जो सिद्धांत है, पंचशील आज भी भारत की विदेश नीति का एक मूलभूत आधार है। ऐसा नहीं कि बात पुरानी होगी, बीत गई। पंचशील में जो बातें कही गई, ऐसा नहीं कि आजकल हम उन बातों को मानते नहीं है, आज भी काफी हद तक उन बातों पे हम चलते हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति का ये क्या है, भारत की विदेश नीति का पंचशील के सिद्धांत एक आधार है। पंच का मतलब 5, शील मतलब यहां पर सिद्धांत दिए गए, पंचशील में यानी 5 सिद्धांत दिए गए। भारत और चाइना के बीच में 5 सिद्धांत, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, चाउ एन लाई ने कहा कि इन 5 सिद्धांतों को अब हम मानेंगे, अब हम इस तरीके से अपना दोस्ती बढ़ाएंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इन सिद्धांतों के प्रति अपनी आस्था प्रकट करी। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा कि ठीक है, ये जो पंचशील समझौते हैं, जो पंचशील में जो 5 बातें कही गई वो दोनों देशों के हित में है, दोनों ने स्वीकार किया। कमाल की बातें चल रही है। जो देश अभी तिब्बत पे कब्जा कर रहा था कुछ साल पहले, उसके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रेंडशिप की बातें कर रहे हैं। कैसे फ्रेंडशिप, अब देखिएगा, क्योंकि जो ये पंचशील का सिद्धांत है इसमें 5 बातें कही गई थी, तो 5 बातें ये हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन सी ये 5 बातें? एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे। कमाल है। समझौता भी तो देखिए कैसा, समझौते में कहा जा रहा है चाइना इस बात की हाँ भर रहा, हम अखंडता की रक्षा करेंगे, प्रभुसत्ता की रक्षा करेंगे। अरे चाइना ने तिब्बत की अखंडता की रक्षा की क्या? अगर चाइना तिब्बत की अखंडता की रक्षा करता तो चाइना तिब्बत पे कब्जा नहीं करता, और चाइना अगर तिब्बत की प्रभुसत्ता का अगर ध्यान रखता तो चाइना तिब्बत पर कभी कब्जा नहीं करता, कभी अटैक नहीं करता, कभी वहां पर अत्याचार नहीं करता। कमाल की बात है। जिस देश ने खुद अखंडता और प्रभुसत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा दूसरे देशों की, वो आज भारत के साथ समझौता कर रहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल खुश थे जब पंचशील का सिद्धांत दिया, बोला कि मतलब हम एक इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ओवर कॉन्फिडेंस में ये काम कर रहे हैं। और एक दूसरे पर आक्रमण न करना, ये बात कही गई। वैसे हालांकि इस बात के अंदर भी अखंडता और प्रभुसत्ता के बनाए रखेंगे, इसके अंदर हालांकि ये बात आ जाती है, पर ये बातें खोल खोल के कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ना तो भारत कभी चाइना पे आक्रमण करेगा, ना चाइना कभी भारत पे आक्रमण करेगा, क्योंकि एक दूसरे पर आक्रमण न करना ये पंचशील के सिद्धांतों में कह रखा है। यानी कोई भी देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। ना चाइना को भारत पे आक्रमण करना चाहिए, ना भारत को चाइना पे आक्रमण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सही बात लिखी है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर, हस्तक्षेप न करना, यह बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यानी चाइना का अगर कोई आंतरिक मामला है तो भारत उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और भारत का कोई आंतरिक मामला है, इंटरनल मैटर है, तो चाइना उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। कहने को बहुत अच्छा लगता है, पर चाइना ने जो अभी तिब्बत के मामलों में किया था वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। और क्या था हस्तक्षेप? क्या था? पूरा ही कब्जा ही कर लिया जब पूरे देश पे। वो आजकल इस अच्छी भावना, ये आदर्श बातें कर रही हैं, यानी पूरे पंचशील के सिद्धांत में आइडियल बातें की जा रही हैं। इसका फॉलो कितना करेगा चाइना वो देख लेना अभी आप।
आपस में समानता और मित्रता की भावना बनाए रखेंगे, यानी समानता रहेगी, भेदभाव नहीं करेंगे। चाइना भारत के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भारत चाइना के साथ भेदभाव। वाह, कमाल की दोस्ती, कमाल की मित्रता की बात की जा रही है। और मित्रता की भावना बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखो ये जितनी भी बातें लिखी है ना, शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देश रहेंगे, सह अस्तित्व बनाए रखेंगे। ये जितनी भी बातें कही गई ना, ये एक टाइप से पूरी की पूरी जो सोच मुझे दिखाई दे रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच दिखाई दे रही है। वो एक आदर्शवादी नेता रहे हैं। राजनीति के टाइम पर वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। वो उस राष्ट्रवाद में जो आदर्शवाद अपना बनाए रखे थे, उस आदर्शवाद से वो बाहर नहीं आ पाए। हालांकि उनको सोचना चाहिए था, अरे वो खुद आदर्श हो सकते हैं, परंतु जब आपको पता है, वो जब एक राष्ट्रवादी नेता भी थे, जब वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस टाइम पर उन्होंने देख लेना चाहिए था। ब्रिटेन भी एक ऐसा देश था, किस प्रकार मतलब एक से एक घटिया और तुच्छ मानसिकता के देश भी हो सकते हैं, इसके बारे में सचेत रहना चाहिए था, पर नहीं रहे। अब आगे क्या होता है, कमाल की बात ये देखिए ना। पंचशील का सिद्धांत तो हो गया, पंचशील का सिद्धांत तो हो गया, पर अब आगे क्या? जब मैंने आपको क्या बताया, अरे पंचशील के सिद्धांत से भी पहले, पंचशील के सिद्धांत से भी पहले क्या हुआ? चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। पर जब कब्जा कर लिया 1950 में, जब चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और लगातार तिब्बत के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लगातार तिब्बत के लोगों पर अत्याचार किया गया। और एक बात बताइए, ऐसा होने पर जो तिब्बत के लोग भी आवाज उठाएंगे, और जो तिब्बत का जो सबसे मेन नेता था, जो तिब्बत का जो धार्मिक नेता था, उसका नाम था दलाई लामा। जो वहां का धार्मिक नेता था उसका नाम था दलाई लामा। दलाई लामा की जान खतरे में आ गई। कैसे? जो तिब्बत का जो धार्मिक नेता, मुख्य नेता है जो तिब्बत के लोगों का, वो जो दलाई लामा है, जो बौद्ध धर्म को मानता है, क्योंकि तिब्बत के लोग ज्यादातर सारे बौद्ध धर्म को मानते हैं। और जो दलाई लामा है, उसने भारत से कहा मेरी जान बचा लो, क्योंकि मेरी जान खतरे में है, ये चाइना वाले लोग मुझे मरवा देंगे। यानी भारत से शरण मांगी 1959 में। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई जगह इस्तेमाल की जाती है। 1959 में जो तिब्बत का नेता है दलाई लामा, उसने भारत से शरण मांगी, यानी हेल्प मांगी। भाई मुझे अपने देश में कुछ टाइम, भारत में मुझे कुछ टाइम के लिए रहने दो, वरना चाइना के लोग मुझे मार देंगे। सोचिए, आपसे मुश्किल घड़ी में अगर कोई दोस्ती मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप उसकी इज्जत करते या नहीं करते हैं? तो भारत ने हमेशा से यही सीखा है, मुश्किल के दौर में आए हुए हेल्प जो आदमी मांगता है, तो भारत ने कहा कि भारत ने शरण दे दी, भारत ने हेल्प करने की कही। भारत ने कहा ठीक है, हम दलाई लामा को हेल्प करने जा रहे हैं। चीन ने भारत के इस एक्शन का विरोध किया, चाइना को बहुत बुरा लगा। चाइना ने कहा यार दलाई लामा को तुम भारत में रहने का ठिकाना क्यों दे रहे हो? भारत ने कहा यार हमसे हेल्प मांगेगा तो हम देंगे, तू मांग ले हेल्प, हम तो तेरे को भी दे देंगे, जो भी हमसे हेल्प मांगता हम तो करते हैं। परंतु चाइना ने कहा कि जिस मामले में तुम दखल अंदाजी कर रहे हो ना, ये हमारा आंतरिक मामला है। और तुमने पंचशील के सिद्धांतों में क्या कहा था? पंचशील के सिद्धांतों में हमारी क्या बात हुई थी? कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुमने दलाई लामा को अपने देश में रहने की जगह देकर उस पंचशील के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, और यहीं से तुम्हारी हमारी कट्टा। कहने का मतलब यह है, दोनों की दोस्ती, यहीं से भारत और चीन की दोस्ती खराब होती चलेगी। हालांकि मेरा ये मानना है दोस्ती थी नहीं, दोस्ती का वहम था, वो भी सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और जो भारत के लोगों को दिखा रहे थे हिंद चीनी भाई भाई। अरे बार बार बोलते थे वो हिंद चीनी भाई भाई। चाइना के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और मुझे लगता है ये विश्वास होने का मेन कारण ये था, मार्क्सवाद और साम्यवाद पर ज़्यादा अच्छा मानते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साम्यवादी क्रांति चाइना में हुई थी, और जिसके कारण भी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना के प्रति अच्छे विचार रखते थे। एक बात और याद रखना, ये तो था ही था,
ये तो भारत और चाइना के रिलेशन तो खराब हो गए। अरे दलाई लामा के प्रकरण के कारण, दलाई लामा को भारत में शरण देने के कारण चाइना के अनुसार पंचशील का समझौते को हमने तोड़ दिया, जिसके कारण भारत और चाइना के संबंध खराब हो गए। और इन खराब संबंधों में कुछ चीजें और भी बड़ा योगदान प्ले करेंगी, जैसे जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाला क्षेत्र है, वहां पर भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, पहले से ही था। लद्दाख वाले एरिया में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में भारत और चीन का सीमा विवाद था। अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का पहले क्या नाम होता था? नेफा। नेफा की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। जो ये अरुणाचल प्रदेश का ये नाम है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा यानी शॉर्ट में। ये जो नेफा नाम है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम पर भी अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा था। अंग्रेजों ने इसका नाम नेफा रखा था अपनी सहूलियत के लिए। और याद रखना, जब देश आज़ाद हो गया तब उस समय भी इसका लंबे समय तक नाम नेफा बना रहा, और 1972 तक यही नाम चलता रहा, नेफा। बाद में इसका नाम नेफा से हटाकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया जाएगा। परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नेफा को लेकर भी भारत और चाइना में झगड़ा था। नेफा वाले एरिया को चाइना बोलता था ये नेफा वाला एरिया है, ये चीन का भाग है, और भारत कहता था ये हमारा भाग है। तो इस बात को लेकर विवाद रहता था। तो दो चीजें हो गई, एक तो सीमा को लेकर विवाद हुआ, और एक दलाई लामा को लेके कारण दोनों देशों में रिलेशन खराब हुए। रिलेशन इतने खराब हुए, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी सोचा नहीं था ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है भारत और चाइना के बॉर्डर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आर्मी को खड़ा ना करके अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस को खड़ा किया, क्योंकि वो उस खतरे को भाप नहीं पा रहे थे जो चाइना की तरफ से आने वाला था। क्योंकि चाइना के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। चाइना मतलब एक टाइप से रिलेशन में बहुत ज़्यादा तनाव आने के कारण अब चाइना भारत से बदला लेना चाहता था, और चाइना ने 1962 में भारत के पे आक्रमण कर दिया, और भारत और चीन में युद्ध हो गया। यानी, और आपको पता है चाइना को कई जगह आपको शीनो लिखा मिलेगा, चीन की बजाय क्या लिखा मिलेगा? शीनो। तो आप समझ जाना, शीनो जब लिखा है तो समझो चाइना। तो शीनो इंडियन वार कब हुआ? 1962 में, अक्टूबर से नवंबर तक चला है। तो एक बात याद रखना, इस लगभग 1 महीने में भारत के काफ़ी जवान मारे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया तो नेहरू इसे विश्वासघात मानते थे, और था भी विश्वासघात भाई। पर सवाल ये है ना, जब आपके साथ कोई आपके साथ कोई जब विश्वासघात करता है तो आपको ये भी सोचना चाहिए आपने उस पर इतना ज़्यादा विश्वास किया क्यों? अरे ऐसे थोड़ा है कि अंधा होकर किसी पे भी विश्वास करो, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, और यही लॉजिक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं अपनाए। भारत चीन के बीच में युद्ध हो गया, और हालात इतने भारत के खस्ता हो गए थे इस युद्ध में, भारत को अमेरिका और ब्रिटेन की हेल्प मांगनी पड़ी। अरे भाई, अमेरिका से कहा, ब्रिटेन से कहा भाई हमें बचाओ यार, ये चाइना तो मार डालेगा। सैन्य कमांडरों ने जब ये युद्ध में हार गए तो जो सेना के कमांडर हैं उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए। जो रक्षा मंत्री था उस टाइम पर वी के कृष्ण मेनन, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल छोड़ दिया। सोचिए कितनी बुरी हार थी। सेना के कमांडर, रक्षा मंत्री सब पद त्याग रहे हैं सेना का, पर ये कहना है ऐसा सेना कह रही है, और सच्चाई भी यही थी, यही बात सच थी। सेना हमेशा बहादुरी से लड़ती है, कोई सेना हारना नहीं चाहती। सवाल ये है, सेना का कहना है यह सैन्य हार नहीं थी, मतलब सेना नहीं हारी, ये हमारी राजनीतिक हार थी। जो हमारे नेता थे वो ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाए, इसके कारण ये हार हुई है। देखिए बहुत मतलब जितनी इंटरनेशनल इमेज बनाए फिर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो छवि हारने के बाद क्या हो गई? धूमिल हो गई। यानी ज़्यादातर जगह भारत में थू थू होने लगी। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू बेइज्जती करवा दी, हरवा दिए, बहुत सारे सैनिकों को मरवा दिए। पहली बार सरकार के खिलाफ, नेहरू सरकार जिसके पास इतनी ज़्यादा सीटें थी, इतना पूर्ण बहुमत था, उसके खिलाफ पहली बार 1962 में तो युद्ध हुआ, ये तो ठीक है। अगले ही साल 1963 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ भारतीय इतिहास का पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
ये भी है। पहली बार भारत में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 में। और जो प्रस्ताव लाए थे वो समाजवादी नेता थे जिसका नाम कृपलानी था। कृपलानी पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया, हालांकि ये पता था कृपलानी को कि नेहरू के पास पूर्ण बहुमत है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी वो अपने पद से नहीं हटेंगे। पर यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी अब देश पंडित जवाहरलाल नेहरू से खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है, इसलिए उनको अपने पद से हट जाना चाहिए, उन पर हम लोग अविश्वास प्रकट कर रहे हैं। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतलब सफल नहीं हो पाया। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट बहुत। और आपको पता है 1962 से ही जैसे चाइना के साथ हम युद्ध में आ रहे थे तो उसके बाद से ही लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू की तबीयत खराब होने लगी थी। वो उसको बहुत सीरियसली ले ली थी, बहुत टेंशन आ गई थी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर छवि धूमिल हो गई थी, बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई थी। लगातार नेहरू बीमार रहने लगे थे और धीरे धीरे उसी बीमारी के कारण 1964 में ही नेहरू की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक आने के कारण। हालांकि कुछ मूर्ख लोग नेहरू पर इधर उधर के आरोप भी लगाते हैं कि महिलाओं के साथ उसके ऐसे रिलेशन होते थे, ये थे वो थे, उसको सेक्सुअल बीमारी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये सब मनगढ़ंत और मूर्खता वाली बातें हैं। सच्चाई ये है उनको अटैक आया था और जैसे ही नेहरू के अटैक आता है फिर लंबे समय से इस चाइना के युद्ध के बाद फिर भारत ने मतलब भारत और चाइना के बीच में लंबे समय तक फिर कोई रिलेशन नहीं बन पाया ढंग से क्योंकि तनाव इतना ज़्यादा था और विश्वास बिल्कुल गायब हो चुका था। फिर दोबारा से भारत और चीन के संबंधों को ठीक करने की कोशिश होगी 1984 में। 1984 में राजीव मतलब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी 1984 में और 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया और वहीं से भारत और चीन का व्यापार शुरू किया गया। और व्यापार तब के बाद से 1984 के बाद से उसके बाद से भारत और चीन का व्यापार लगातार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया। और पता है व्यापार कितना बढ़ा? व्यापार बढ़ते बढ़ते इस कांग्रेसी टाइम में ही व्यापार बढ़ते 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 2008 में चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। चाइना भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। अरे कुल मिलाकर कहना ये हो गया 2008 में भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात निर्यात वस्तुओं का सबसे ज़्यादा वो चाइना के साथ करता था। 2008 में ये हालात हो गए थे, इस लेवल पर व्यापार बढ़ गया था भारत का चाइना के साथ। और हम अब सीधी बात करते हैं, वर्तमान हालातों की बात कर रहे हैं तो वर्तमान हालातों की बात करते हैं। 2014 में मोदी सरकार आएगी और 2014 में चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ठीक है ना, भारत यात्रा की, यानी जैसे ही मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं उसके तुरंत बाद ही चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग वो भारत की यात्रा करते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि भाई हमें दोस्ती करनी चाहिए और व्यापार पे ध्यान लगाना चाहिए। अब ये एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और भी कई कारण हैं, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने तो आ गए, शी जिनपिंग भारत में दोस्ती का हाथ बढ़ाने तो आ गए, परंतु वो दोस्ती करने जैसा काम नहीं करते। जैसे नहीं हो कोई साथी हो आपका और आपसे कहे कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसे ही थोड़ा दोस्ती कर लेंगे आप। मान लो कि वो सारी नीच हरकतें करता है और फिर आपसे कहे मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। चाइना ज़्यादातर नीच हरकतें करता है और फिर भारत से कहता है मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि अभी एक चाइना की नीचता का एक उदाहरण बताता हूँ। आपने सुना होगा CPEC। सी का मतलब चाइना, पी का मतलब पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। यानी कुल मिलाकर बात यह है चाइना और भारत, जैसे चाइना एक रोड बनाना चाह रहा, एक रोड बनाना चाहता है, वो रोड चाइना से होकर भारत से होकर पाकिस्तान से होकर आगे जाएगा, ठीक है। व्यापार के लिए वो रोड बनाया जा रहा है, वन रोड वन पॉलिसी का ही पार्ट है ये। और जो ये रोड जाएगा ना वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जाएगा। आपको पता कश्मीर के कुछ एरिया पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा, उसको हम पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, उसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और POK वाले एरिया से ये रोड जाएगा और POK वाले पार्ट को भारत अपना पार्ट मानता है, अपना हिस्सा मानता है।
और हुआ क्या भाई, एक बात बताइए, भारत के लोगों को ये क्यों पसंद आएगा यार, जब चाइना हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता आया है, और चाइना रोड हमारे देश में से कैसे गुजार के ले जाएगा। तो इस बात के कारण भी हम इसका विरोध करते हैं। भारत CPEC का विरोध करता है, और ये बात चाइना को बुरी लगती है यार। चाइना बोलता है यार, जब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जब रोड जा रहा है, इससे आपको क्या टेंशन, आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो। और एक और पॉइंट याद रखना, भारत एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, कुछ देशों का एक ग्रुप है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। ज्यादातर ये वो देश है, NSG में ज्यादातर वो देश है जिसके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया होगा, चाइना, ये वो देश हैं जिनके पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। उन देशों के ग्रुप को NSG बोलते हैं। अगर कोई देश NSG का मेंबर बन जाए तो उसको कई अधिकार मिल जाते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के। तो हुआ क्या, चीन NSG में भारत की सदस्यता को अवरुद्ध करता है। मतलब भारत तो NSG का मेंबर बनना चाहता है, पर चाइना नहीं चाहता कि भारत NSG का मेंबर बने, मतलब भारत से जलता है। और जो ये NSG है, इसके टोटल मेंबर कितने हैं शुरुआत में, अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, शुरुआत में जब NSG बना था उस टाइम पर NSG के कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। कनाडा, जापान, फ्रांस, UK, वेस्ट जर्मनी, सोवियत यूनियन, अमेरिका। देखो दो ऐसे याद रखो, एक तो USA और सोवियत यूनियन दोनों एक साथ जोड़ा, एक साथ याद रह जाते हैं। और फ्रांस और UK दोनों एक साथ याद रह जाते हैं। फिर बचा क्या, एक जापान और जर्मनी और कनाडा, ये 7 देश है। मतलब कुल मिलाकर आपको याद रखने, शुरुआत में यही 7 मेंबर थे NSG के। और भारत NSG का मेंबर बनना चाहता, बट हमें NSG का मेंबर बनने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि भारत ने NPT पे साइन नहीं करके, क्योंकि एक कंडीशन है, जब जो देश NSG में शामिल होना चाहता है उसको शामिल होने से पहले NPT पर साइन करना पड़ेगा। और NPT क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी इसमें न्यूक्लियर हथियारों से रिलेटेड बात कही गई है। और अगर भारत NPT पे साइन कर देगा तो भारत को कई तरह की दिक्कत आने लग जाएंगी। कल को भारत परमाणु बम नहीं बना पाएगा। कुल मिलाकर NPT को मैं अलग से किसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, बट NPT पे भारत साइन नहीं करता, क्योंकि NPT की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भारत के हित में नहीं है। और NPT पर भारत साइन नहीं करता, इसलिए भारत को NSG का मेंबर नहीं बनने दिया जा रहा है। और याद रखना, चाइना अब वर्तमान में NSG का मेंबर बन चुका है, क्योंकि NSG के वर्तमान में 48 मेंबर है, यानी 48 देश वर्तमान में NSG के मेंबर है, बट भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत NSG का मेंबर बन सकता है, पर बीच में रोड़ा बन रहा है चाइना। एक तरफ से वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है 2014 में मोदी के पास आके हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट देखना, चाइना की एक और नीचता, चीन पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार बताकर उसकी रक्षा करता है। यानी जब सारे देश आवाज उठाते हैं, और सारे देश आवाज उठाकर जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, इसको आतंकवादी देश घोषित कर दो और इसका आर्थिक बहिष्कार करो हर टाइप से, तो पाकिस्तान का बचाव करने चाइना आ जाता है और कहता है कि यार पाकिस्तान आतंकवाद को नहीं फैला रहा, पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है। क्या भाई, वाह भाई, मतलब कमीने को बचाना, पाकिस्तान कमीना है, कमीने को बचाना महाकमीना आया है चाइना। और याद रखना 2017 में क्या होने जा रहा है, भारत और चीन के आर्थिक सैनिक, भारत व चीन सैनिक डोकलाम में आमने सामने। 2017 में आपने एक खबर सुनी होगी, 2017 में आपको पता 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, मोदी के काल की ये बात है। भारत और चीन के सैनिक डोकलाम में आमने सामने हो गए। बेटा डोकलाम एक जगह है जहां पर एक तरफ भारत के सैनिक है, एक तरफ चाइना के सैनिक, दोनों में झड़प हो गई। अरे मार पिटाई, खून खराबे टाइप की बातें होने लगी, तनाव आ गया। और फिर क्या हो गया, जब जैसे ही दोनों आमने सामने सेना आई, जब दोनों में तनाव आ गया, तो जो चाइना और भारत के बीच में जो द्विपक्षीय समझौते हो रखे हैं उस पे भी लोग क्वेश्चन मार्क लगने लग गए कि भैया अब ये द्विपक्षीय समझौते आगे चल पाएंगे या इनको हटाया जाएगा। डोकलाम कहाँ है? डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है। यानी कुल मिलाकर ये याद रखें, डोकलाम का जो हिस्सा है, डोकलाम का कुछ हिस्सा तिब्बत में है और डोकलाम का जरा सा हिस्सा सिक्किम में है। और जो हिस्सा सिक्किम में है वहीं से चाइना रोड बना रहा है।
तो भैया हम तो विरोध करेंगे ना उसका। तुम यहीं से रोड क्यों बना रहे हो भाई, थोड़ा दाएं बाएं से बनाओ। तो कुल मिलाकर ये जो हरकत है डोकलाम में, ये जो हरकत है चाइना की, बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए भी 2017 का हालात देखो और कितने हालात देखोगे आप, चाइना की कितनी 2017 की हरकतें देखो उसकी। और आमतौर पे जो उसका स्टैंडर्ड है, सीईपीसी की जो हरकत है उसकी, सीपीईसी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की घटना, एनएसजी की बात है। तो इन सब हरकतों के कारण भारत और चाइना में जो अच्छे रिलेशन नहीं बन पा रहे, सिर्फ एक व्यापारिक मामले में तो अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, बाकी किसी मामले में अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं। 2017 में कमाल की बात क्या हुई थी, 2017 में तो डोकलाम विवाद हो गया। अब देखिए जी, मोदी जी जाएंगे अब बिरयानी खाने, कहाँ पर, चाइना। मोदी जी 2018 में ही चाइना चले गए, चाइना के वुहान में, आपको पता है वुहान में चले गए। और वहाँ पर इनफॉर्मल समिट होता है, इनफॉर्मल मीटिंग होती है किस किस के बीच में, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मोदी के बीच में 18 में मीटिंग हुई। इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी ये छाया रहा, वुहान स्पिरिट, क्या क्या फैसले, अरे कुछ फैसले होने नहीं होने, सारे फैसले एक ही होते हैं, बस व्यापारिक मामलों में तो व्यापार को बढ़ाने के लिए बातें की जाती बस, और कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें होती। 2019 में अगले ही साल फिर क्या हुआ, क्योंकि 2018 में मोदी चाइना गए थे और 2019 में चीन के राष्ट्रपति भारत आ गए और उनकी बैठक चेन्नई में हुई, इसको चेन्नई कनेक्ट बोलते हैं। मोदी जी काफ़ी उत्साहित थे, भैया चाइना के राष्ट्रपति भारत में आए हैं और मोदी ने कहा ये न्यू इरा ऑफ कोऑपरेशन है, न्यू इरा है, नया नया युग आ गया है कोऑपरेशन का, सहयोग करने का। अरे चाइना है यार, ये क्या सहयोग करेगा, अपना फायदा देखेगा चाइना बस। टू इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन, यानी चेन्नई कनेक्ट का जो ये सम्मेलन हुआ था इनफॉर्मल, जो चेन्नई में हुआ था, वो ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए हुआ था, और सारे काम ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। ये खुद मोदी जी चाइना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, और जब चाइना से लड़ियाँ आएंगी दिवाली के टाइम पर और वहाँ से रंग पिचकारी आएंगी जब चाइना से, तब हल्ला मचाएंगे, नहीं स्वदेशी अपनाइए, चाइना का सामान मत खरीदिए। तो अपने फूफा चाइना के पास करने क्या जाते हो, एक तो एक तरफ से उनसे ज़्यादा व्यापारिक संबंध बढ़ा रहे हो और दूसरी तरफ से भारत के लोगों को कहते हो कि चाइना का माल मत खरीदिए। और याद रखना, भारत के जितने भी उद्योग है, ज़्यादा बहुत सारे उद्योगों का जो माल है, बहुत सारा कंपनियां वो चाइनीज से ही मंगवा के इंस्टॉल इंडिया में किया जा रहा है, पर बहुत सारा सामान चाइना से मंगाया जा रहा है। चाइना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कर नहीं पा रहा है, और मोदी जी अभियान चलाता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अरे क्या मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो प्रैक्टिकल लेवल पे ग्राउंड पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। और एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, पहले भी बता चुका हूँ, ये कोई एक्स्ट्रा बस ऐसे है, ये बता रखा है कि चाइना के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग है, और शी जिनपिंग की पार्टी का नाम क्या है, इसको जरूर याद रखना है, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी PRC। और लेटेस्ट घटना बिल्कुल बता देते हैं, कोरोना टाइम की घटना है, 2020 की घटना है। 2020 में गलवान घाटी को लेकर फिर विवाद हो गया भारत और चीन के बीच में। चाइना की तो ये आदत बन चुकी है, मुंह मारते फिरना, झगड़ा करता फिरना। आपको पता होगा, जैसे आपने मैप देखा होगा कभी, ये वाला ऐसे मैं बना रहा हूँ, एक मिनट, ऐसे थोड़ा ये जो चाइना जो जम्मू कश्मीर का मैप है, इसका ये वाला जो एरिया है ना, ये अक्साई चीन है। चाइना ने 1962 में जब भारत के साथ युद्ध किया था, उसको इसी एरिया पे कब्जा कर लिया था। ये वाला एरिया क्या है, अक्साई चीन है। और याद रखना, इस अक्साई चीन के इधर ये जो लाइन है, ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC को बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा किसके बीच में है, लद्दाख तो भारत का पार्ट है, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हो, गोल मोड़ कह सकते हो, चाइना और भारत के बीच में, ठीक है ना। कौन सी लाइन है, LAC का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और कोई आपसे ये पूछेगा, भाई अब सवाल ये आएगा, गलवान घाटी है कहाँ पर, क्योंकि गलवान घाटी में 2020 में मुद्दा छिड़ा है। तो याद रखना, अब आपको ये देखना गलवान घाटी कहाँ है, ठीक है ना। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है। मैंने अभी बताया था लद्दाख क्या है, अक्साई चीन के पास में है, और लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में गलवान घाटी है, जहाँ पर भारत और चीन सीमा काफ़ी करीब हो जाती है। तो याद रखना है, अब होता क्या है,
जब जैसे हमने मान लो कि हमने ये कह दिया, मान लो ये गलवान घाटी है, ठीक है ना, और ये मान लो ये रेखा जो है LAC है, तो इधर मान लो भारत के सैनिक खड़े हैं और इधर चाइना के सैनिक खड़े हैं, तो कभी कभी इनमें जब पास में होते हैं तो टकराहट बढ़ जाती है। तो होता क्या है, अब ये घटना है, आप देखें एक बार ध्यान से, 15 जून 2020 की रात को दोनों सेनाओं में झड़प हो गई। 15 जून के दिन दोनों सेनाओं में झड़प हो गई और भारत के 20 जवान शहीद हो गए। सोचिए, छोटी बात थोड़ा, ये 20 जवान शहीद हो गए गलवान घाटी में वाले मामले में। और एक पॉइंट याद रखना, अब अच्छे रिलेशन कैसे होंगे, 2020 तक आपको लेकर आ गया हूँ, और याद रखना वहाँ पर एक गलवान रिवर भी है, गलवान रिवर के आसपास का एरिया ही गलवान घाटी कहलाता है। और याद रखना, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, इसको एक्स्ट्रा ही तौर पे याद रखे, स्पेशल नोट की तरह। चीन वर्तमान में भारतीय उत्पादों का तीसरा बड़ा निर्यातक बाजार है, यानी भारत बहुत ज़्यादा निर्यात करता है, कहाँ पर, चाइना में। और तीसरे नंबर पे भारत अगर भारत को देखा जाए, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा निर्यात भारत चाइना को करता। चीन वर्तमान में भारतीय उत्पादों का तीसरा बड़ा निर्यात बाजार है। भारतीय उत्पाद काफ़ी मात्रा में चाइना में भी निर्यात किए जा रहे हैं, पर ये सब कहने की बातें होती है। तीसरे स्थान पे भले ही हैं, बट चाइना से हम बहुत ज़्यादा आयात करते हैं, हम निर्यात कम करते हैं, उससे भी ज़्यादा है। वहीं चाइना से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है, इतना ज़्यादा भारत आयात करता है। और फिर यहाँ पे नारा लगाते हैं होली के टाइम, दिवाली के टाइम पर, चाइना से लड़ी मत खरीदिए, चाइना से लड़ी मत करिए। कुछ अंधभक्त फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस टाइप का प्रचार करते हैं, सच्चाई को समझते नहीं है। चीन ने मुक्त व्यापार 1978 में शुरू किया था। जो मुक्त व्यापार भारत ने 1991 में स्टार्ट किया था, वही मुक्त व्यापार चाइना ने 1978 में ही स्टार्ट कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला पॉइंट, इसको हर हाल में याद रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, भारत और चीन का संबंध, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।